गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। एक एक आर्टिकल को हमने ध्यान से समझा था, तो उसके ही बारे में आज कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा शॉर्टली रिवीजन लेना चाहता हूं फंडामेंटल राइट्स का। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स अगर भारत के संविधान में नहीं दिए होते तो भारत के नागरिक खुद का व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। मतलब व्यक्तित्व का विकास होने के लिए फंडामेंटल राइट्स और कुछ फ्रीडम हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और ये मिलनी ही चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इन सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। अगर आपसे कोई जबरन फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं या तो फिर आप पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा सकते हो। मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है। ये फंडामेंटल राइट्स आपको बाय बर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे ही आपका जन्म हुआ भारत में, वैसे ही आपको ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बट ये फंडामेंटल राइट्स पर कुछ सिचुएशंस में बंदी भी लगाई जा सकती है, जैसे कि इमरजेंसी का पीरियड है या तो फिर जमावबंदी का पीरियड है, तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स पर कुछ बंधन आ जाते हैं। बट ये बंधन कुछ समय के लिए ही रहेंगे। जब तक इमरजेंसी है, जब तक जमावबंदी का कानून शुरू है, तब तक ही बंधन रहेंगे। उसके बाद आपको आपकी पूरी फ्रीडम का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, साथ ही हमने ये भी देखा था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, फंडामेंटल राइट्स वो वैनिश नहीं हो सकते, एबॉलिश नहीं हो सकते, उसको बंद नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका जीवन जीने का अधिकार, ये भी हमने देखा था कि ये कभी बंद नहीं होता या फिर कोई छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में हमने आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक सारी चीजें पढ़ी थी कि क्या होता है हेबियस कॉर्पस, क्या होता है प्रोहिबिशन, क्या होता है मैंडेमस, सारी चीजें हमने समझ ली थी। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। फंडामेंटल राइट्स शुरुआत में कितने थे? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तब हमारे पास 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। बट अमेंडमेंट नंबर 44 के तहत जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अभी वो फंडामेंटल राइट न रहते हुए अभी एक लीगल राइट बन गया। अभी एक माइनस हुआ 7 में से, तो अभी हमारे पास कितने राइट बचते हैं बच्चों? तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स। आइए डिटेल में और समझने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन? ये बात मैंने कल की थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले। देश विदेशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने समझा था और वहां से अच्छी अच्छी चीजें उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ला दी, और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए तैयार किया गया। दोस्तों, ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात आज चल रही है, ये फंडामेंटल राइट्स USA के कानून से लिया गया है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा हमारा, ये बनेगा A। ना ही आयरलैंड से लिया गया है, ना ही साउथ अफ्रीका से, ना ही कनाडा से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम कहां से लिया गया है? USA से। हमारे फंडामेंटल राइट्स पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी थोड़ा सा प्रभाव है, ठीक है, बट यहां पर फ्रांस का कोई नाम ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बन सकता है USA, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू प्रॉपर्टी इज, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी ये 7वें नंबर का अधिकार था जो आर्टिकल 31 में इंक्लूड था कॉन्स्टिट्यूशन के। बट जब अमेंडमेंट हुई जब अमेंडमेंट हुई 44 नंबर की, तब ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसको हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट भी नहीं है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट है ना ही फंडामेंटल राइट है, ना ही लीगल एंड फंडामेंटल राइट है। अभी ये सिर्फ लीगल राइट है, ठीक है।
तो ए भी नहीं है ऑप्शन, बी भी नहीं है, ऑप्शन है हमारा सी। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा लीगल अधिकार है, लीगल राइट है, ना फंडामेंटल राइट है, ना ही लीगल एंड फंडामेंटल राइट है। तो दोनों हमारे ऑप्शन नहीं बनेंगे, सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर था 23। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 23 और 24 ये जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने वाले आर्टिकल्स थे। एक्सप्लॉयटेशन आपका न हो इसके लिए राइट आपको दिए गए थे। तो ये आर्टिकल जो 23 है ये क्या कहता है? ह्यूमन ट्रैफिक मतलब आप किसी भी ह्यूमन को, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी, कोई भी रहे, किसी को भी आप बेच नहीं सकते या फिर खरीद नहीं सकते। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा गया है जो आर्टिकल 23 में दिया गया है बच्चों। ठीक है, अभी क्वेश्चन 4, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है, इसको प्रोटेक्शन देने वाला भी एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है जिसको डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की थी हमने, तो हमारा ऑप्शन बच जाएगा डी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19 में तरह तरह की फ्रीडम आपको दी गई है। आपको अभिव्यक्त होने का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जा सकते हो, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, आप भारत के कोई भी एरिया में जाके सेटल हो सकते हो। तरह तरह के अधिकार आपको दिए गए थे। अभी उसी के बारे में चर्चा की गई है कि नॉट बीन लेड मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आर्टिकल 19 में नहीं है। ठीक है, तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जी हाँ बिल्कुल है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप संगठन स्थापन कर सकते हो, बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप एकत्रित आके विचार रख सकते हो, एकत्रित आके चर्चा कर सकते हो, ये भी सही है। बट क्या डी ऑप्शन सही है? फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जी नहीं। ये हमारा आर्टिकल जो है, ये अधिकार जो है ये हमारा 29-30 में आता है। ठीक है, तो ये जो है माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन वगैरह ये चीजें जो है ये आर्टिकल 19 में शामिल नहीं होती, इसीलिए ये ऑड ऑप्शन है यहाँ पर। यही हमारा आंसर बनेगा क्योंकि नॉट बीन पूछा गया यहाँ पर। तो दोस्तों डी हमारा यहां पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू, ये नया शब्द है आपके लिए, गोल्डन ट्रायंगल। ऐसे 3 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, ऐसे 3 फंडामेंटल राइट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट उसमें भी 3 ऐसे फंडामेंटल राइट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है आर्टिकल 14, 19 और 21। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जरा फिर से बैक जाके आपने कुछ नोट्स निकाले होंगे, तो वो नोट्स में देखना कि क्या है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है। ठीक है, अभी दोस्तों आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। ये गोल्डन ट्रायंगल के जो 3 आर्टिकल दिए गए हैं, 3 राइट दिए गए हैं, इसके बारे में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वीडियो लेक्चर सुनना नहीं है, बट आपको उस आर्टिकल को देख के क्या चीजें समझ में आती है वो आपको 10 लाइन लिखनी है। जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, क्या होता है राइट टू इक्वालिटी, तो इसके बारे में लाइन लिखने की कोशिश करो। आपको भाषा का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मराठी में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, कोई भी भाषा में लिख सकते हो और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं उसके ऊपर आपको रिमार्क भी दूंगा। तो जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी, क्या कहती है इक्वालिटी, क्या उसकी जरूरत है, किसको इक्वालिटी मिलती है, क्या इस पर इसके कोई ड्रॉबैक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं तीनों आर्टिकल के बारे में। टोटल 10 होने चाहिए तीनों आर्टिकल के बारे में। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए वही है हमारा गोल्डन ट्रायंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहा हूं। रिट मतलब ऐसी चीज जिसको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय व्यवस्था का पूरा प्रोटेक्शन होता है। तो ऐसी 5 चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दी गई है। ठीक है, तो वो 5 चीजें, मतलब हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। आज का दूसरा होमवर्क ये रहेगा, वो 5 चीजें जो है उनके नाम तो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन,
ठीक है, तो ये 5 नाम जो है वहां पर दिए गए वो सारे आपको लिखने हैं, बस लिखने हैं, उसके बारे में आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटाया गया है, बट वो अमेंडमेंट नंबर कौन सी थी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों वो अमेंडमेंट थी 44 नंबर की। ठीक है, इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया और अभी इसको लीगल राइट बनाया गया। ये फंडामेंटल राइट अभी नहीं रहा, एक राइट माइनस हो जाता है फंडामेंटल राइट में से। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने कभी सोचा था, जब मैंने कल आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2-3 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए, उस फंडामेंटल राइट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस हुई थी। क्या थी वो चीज, कि भारत में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए और ये हर एक बच्चे का अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं थी, तो हमने अमेंडमेंट की और आर्टिकल नंबर 21 में ए नाम का एक दूसरा आर्टिकल इंसर्ट किया गया और जिसमें ये बात की गई कि भारत में जो भी बच्चे हैं उन सबको राइट टू एजुकेशन, मतलब सबको, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा 14 साल तक उनको पढ़ाया ही जाए। और ये जिम्मेदारी लेने का काम किसका है, तो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि 14 साल तक बच्चे को पढ़ाई उसकी होनी ही चाहिए। ठीक है, 14 साल तक, जब बच्चा 14 साल का होगा तब तक उसको पढ़ाई मिलनी चाहिए। ये उसके मम्मी पापा की तो जिम्मेदारी है ही, बट ये स्टेट की भी अथॉरिटी है कि जो बच्चे अभी बाहर दिखते हैं हमें भीख मांगते हुए, जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार देना ये गवर्नमेंट का काम है। ये हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21A। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये हमने फिर से इंसर्ट किया। कहां पर इंसर्ट किया है, आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, क्या है आर्टिकल 29 में, तो ये हमारा धार्मिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में चर्चा करता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये आर्टिकल 29 जो है ये हमें प्रोटेक्शन देता है, किस चीज में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब जो अल्पसंख्याक समुदाय है जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है, उन समुदाय की भाषा, संस्कृति, लिपि, उत्सव, इन सारी चीजों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होता है और उनको उन चीजों का प्रोटेक्शन करने का, अपने समुदाय के अनुसार की भाषा जो है, लिपि है, साहित्य है, इन चीजों का प्रोटेक्शन करने का इनको पूरा अधिकार दिया जाता है। माइनॉरिटी को ही है, सिर्फ ये याद रखना। किसको है दोस्तों, सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब मुसलमान कम्युनिटी आ गई या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी आ गई, तो ये जो है ये माइनॉरिटीज है, तो यहां पर उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स हर एक भारतीय को मिलने ही चाहिए। इस बात की गारंटी कौन लेता है, इस बात की गारंटी लेता है, एक फंडामेंटल राइट की गारंटी लेता है जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये गारंटी, इस गारंटी का प्रोटेक्शन करना, इस गारंटी से ना मुकरना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे देश की न्याय व्यवस्था की, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, वहां पर प्रोटेक्शन किया जाता है, बट किस आर्टिकल के तहत, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए हमारे इस सवाल का आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सही सेंटेंस है। ठीक है,
द सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट्स में सॉवरेंटी की बात की गई है क्या? जी बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट, ये बिल्कुल है, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी में पहला ही अधिकार है हमारा, इसमें इसकी बात आती है फंडामेंटल राइट्स में। आगे देखते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, इस चीज का कोई उल्लेख हुआ था क्या? तो बिल्कुल नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी, ये भी चीज नहीं है। देखो, ये डेमोक्रेसी और सॉवरेंटी, ये दोनों चीजें हमारे कहां पर मिलती है? हमें मिलती है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में उसका कोई लेन देन नहीं है। फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट, ये बात आती ही है राइट टू इक्वालिटी में। आर्टिकल नंबर कहां पर? 17 में आती है ये चीज, 16-17 में आती है। 15 में भी आता है कि कोई व्यक्ति को आप उसका सेक्स, बर्थ प्लेस, उसका जेंडर क्या है, उसका वंश क्या है, उसका जात क्या है, उसका धर्म क्या है, इन कोई रीजंस की वजह से आप उस व्यक्ति को वंचित नहीं रख सकते। उसको पूरा अधिकार है। हमारे देश में इक्वालिटी को बड़ा ही अच्छे नजरिए से देखा जाता है और इक्वालिटी को यहां पर इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इसकी गारंटी भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट उठाता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन 14, B.R. Ambedkar terms Article 32 of the Indian Constitution as a heart and soul of Indian Constitution. Which one of the following fundamental right it contains? तो कौन सा आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां पे है? ऑप्शन बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा। Which of the following days United Nations General Assembly ratifies its Universal Declaration on Human Rights? दोस्तों, ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार। सारे लोगों को एक अधिकार दिया जाता है बाय बर्थ कि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे और उन व्यक्तियों को अपना खुद का विकास करने की पूरी अनुमति दी जाए, पूरा फ्रीडम दी जाए। ये हर एक देश की जिम्मेदारी है ही, ठीक है। बट भारत में जिस तरीके से कानून है उस तरीके से कानून सारे देशों में तो नहीं हो सकते, उनके अलग अलग कानून है। बट कुछ चीजें सारे पृथ्वी के देश जो है, सारे देशों ने सबने मिलकर एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है जिसको ह्यूमन राइट्स कहा गया है। अभी ये ह्यूमन राइट्स जो है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी उस समय में ये ह्यूमन राइट्स वहां पर डिक्लेयर किए गए थे। क्या थी उनमें ह्यूमन राइट्स में बात? तो जहां पर पृथ्वी के जो भी लोग हैं, जितने भी देश है, इन सारे देशों ने कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनके देश के व्यक्ति अपना खुद का विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया किस तारीख को? दिसंबर 10, 1948। देखो, 24 अक्टूबर 1945 को यूनो की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और 3 साल बाद दिसंबर 10, 1948 को उन्होंने ह्यूमन राइट्स का जाहिरनामा, डिक्लेरेशन, उसको डिक्लेयर कर दिया, जाहिर कर दिया। अभी ये ह्यूमन राइट्स में जैसे कि मैंने बताया कि सारे लोगों का प्रोटेक्शन, सारे लोगों का, किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सारे व्यक्तियों को उनका विकास करने का, खुद का विकास करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिले। अभी दोस्तों, ये जो ह्यूमन राइट्स बताए हैं यूएनओ ने, तो ये सारे के सारे देशों को मान्य करने ही पड़ते हैं क्या? तो नहीं, ये हर एक देश की अपनी अपनी राय होती है कि उसको मान्य करे या ना करे। बट ये एक आदर्शवाद यूएनओ ने स्थापित कर दिया है कि इस तरीके की चीजें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी, आपके देश के कानून में होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। तो इसके वजह से सारे जो व्यक्ति है दुनिया में वो अपना खुद का विकास कर सके, ठीक है। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था दोस्तों? तो दिसंबर 10, 1948 में। इसी वजह से हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इश्यू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट जिस भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स उससे छीन लिए गए, उसका हनन हुआ है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है जिसको रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीट कहा जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी।
सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, कब? जब एक किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब उस आदेश को रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रीट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह के रीट है, ठीक है। आर्टिकल 17, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत हटाई गई है? तो आर्टिकल 17 के तहत हटाई गई है, आर्टिकल 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का जो अधिकार है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट कहता है, ये अभी हमें जानना है। स्टेटमेंट ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। बिल्कुल, आर्टिकल 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में बात की गई है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते, वो कानूनन गुनाह होगा, आपको सजा होगी। दूसरी चीज, जो बच्चे हैं 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको ऐसी जगह पर काम ना दिया जाए जहां पर उनको जीव की हानि हो सकती है, उनको वो इंजर्ड हो सकते हैं, ऐसी जगह पर उनको काम न करने दिया जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें राइट दिया जाता है, जिस राइट का नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका मतलब ये है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक और धार्मिक शैक्षणिक अधिकार में आता है, ये पॉइंट इसमें नहीं आता। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी उसमें आर्टिकल 29 में आता है, ये इसमें नहीं आता। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो हमारा 14 नंबर का आर्टिकल है, तो इसमें भी ये चीज नहीं आती। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारा पॉइंट नंबर ए ही आता है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको समझना है और वही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ इन अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिबल अंडर। मतलब ये एक आर्टिकल है ऐसा जो आपको बताना है, जिस आर्टिकल के तहत किसी भारतीय व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थल, इनके आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ठीक है, किस फंडामेंटल राइट के तहत दिया जाता है। तो वो राइट आपको बताना है। क्या वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो राइट ऑफ इक्वालिटी था? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। बट बाकी भी देख लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी नहीं है। नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 5 आर्टिकल इसमें आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट्स 5 है, बट पांचों फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग आर्टिकल है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके कितने कितने आर्टिकल्स हैं और उनका नंबर क्या है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि इसी आधार पर एनडीए एग्जामिनेशन, पॉलिटिकल साइंस के एनडीए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा आर्टिकल्स आपको याद रखने के लिए नहीं कहूंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल आपको मालूम होना चाहिए। ये ना सिर्फ एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी, एमपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप एंट्री के लिए भी आपको काम में आने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखो, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आज रुक रहा हूँ। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप अपने घर पर फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों मौसम जरा सा अभी बदलने वाला है, रेनी सीजन शुरू होने वाला है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के बाहर जाके 1 घंटा मौसम का मजा भी लीजिए, बट अपना पढ़ाई जो है इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और इस समय में इसका पूरा यूटिलाइज करके हमें एनडीए एग्जामिनेशन को तैयार होना है और तैयार होके फेस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद।